हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 4 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। माँ यह क्या कहना चाहती है, पहले हम उसकी बातें सुन लेते हैं। और मैंने कहा, नहीं सुननी इसकी बातें। आधी रात गए जो अपना घर छोड़कर किसी गैर के घर में बैठी हो, गैर मर्द के साथ पकड़ी गई हो, वह क्या सच बोलेगी? मम्मी, यह आप बिना जाने और सोचे समझे क्या बोले जा रही हैं? नीव ने जरा ऊंची आवाज़ में कहा तो रमेश बाबू ने डपट दिया, आवाज़ नीचे। तुम्हारी माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। अरे भला ऐसी लड़की से हम यह उम्मीद क्यों करें कि ये सच बोलेगी? आंटी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। नीति सही कह रही है। मेरे चाचा चाची मेरी शादी एक अधेड़ इंसान से करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके बदले उन्होंने 5 लाख रुपये भी लिया है। सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक गए। यह तुम्हें किसने कहा? मैंने सुन लिया दोनों को बात करते हुए। और तुम्हें किसने कहा कि लड़का 40 साल का है? तुमने देखा क्या? मिली हो? नहीं तो फिर कैसे पता चला? हमने पता किया है, नीव ने कहा। तो दोनों पति पत्नी चौंक गए। हाँ माँ, यह सही कह रही है। मैंने खुद दिल्ली जाकर पता किया है। तू कब गया था पता करने और किसके कहने पर? 2 दिन पहले। लेकिन तुमने तो कहा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। हाँ, पर मैं घूमने नहीं गया था। नीति के कहने पर उस लड़के के बारे में पता करने गया था। निर्मला जी ने बेटी को आंखें तरेर कर देखा। तो तुम इतनी बड़ी हो गई कि बिना मुझे बताए निर्णय लेने लगी? अरे यह उनकी समस्या है, तुम्हें क्या ज़रूरत है बीच में पड़ने की? और तुम्हें कैसे पता चला? माँ, क्योंकि अदिति की शादी एक बार में ही फाइनल हो गई और परिवार को बहुत अमीर बताया गया। फिर ना कोई दान दहेज, कोई डिमांड नहीं। और तो और लड़का लड़की से मिलने के बाद मिले भी नहीं, बात भी नहीं की। भला आजकल के ज़माने में कहाँ ऐसा होता है कि लड़का लड़की बिना मिले ही शादी फाइनल हो जाए? तभी मुझे थोड़ा डाउट हो गया। और जब मैंने लड़के का फ़ोटो देखा तो वह काफ़ी उम्रदराज लगा और ऐसा लगा मानो यह चेहरा जाना पहचाना है। तब मैंने ही भाई को कहा पता लगाने के लिए। सुनकर तो निर्मला जी का माथा गर्म हो गया। अदिति को घूरते हुए कहा, क्यों रे? अगर तेरे चाचा चाची तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें अपने घर में बात करनी चाहिए। हमारे बच्चों को बीच में क्यों ला रही है? क्यों फंसा रही है? क्यों हमें बदनाम करने पर तुली है? अदिति ना में सिर हिलाने लगी। हाँ माँ, इसने कुछ नहीं कहा। मैंने ही कहा भाई को जाने के लिए, पता करने के लिए। इसे तो पता भी नहीं था कि हम इसके ससुराल वाले के बारे में पता लगा रहे हैं। सुनकर निर्मला जी ने माथा पीट लिया। तभी रमेश बाबू बोले, ठीक है चलो दिखाओ तो फ़ोटो। तब नीति ने अपने मोबाइल से फ़ोटो दिखाया। देखकर सभी चौंक गए और निर्मला जी कुछ ज़्यादा ही चौंक गई। अरे यह तो तुम्हारी पटना वाली बुआ का कोई रिश्तेदार है। उनकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई है। अच्छा, तो इससे तुम्हारी शादी होने जा रही है? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। आंटी, इसलिए मैंने चाचा चाची को बहुत मना किया, लेकिन वह ज़बरदस्ती शादी करवाने को तैयार है। और मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारा और कहा अगर सीधे सीधे शादी नहीं करूँगी तो कोठे पर बेच दूँगी। इतना सुनना था कि नीव बेहद गुस्से में आ गया। क्या? उन्होंने ऐसा कहा आपको? ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके चाचा चाची? चलिए अभी कभी पुलिस स्टेशन चलिए, आप दोनों के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाइए और उन दोनों को अकल ठिकाने लगाते हैं। अरे डरिए मत, कोई आपके साथ जाए या ना जाए, मैं चलूँगा, मैं आपका साथ दूँगा। बेटे का गुस्सा और उस लड़की के लिए फ़िक्र देखकर तो दोनों पति पत्नी आंखें फाड़ कर देखने लगे। ए चुप कर, बहुत बोल रहा है। हम इधर खड़े हैं ना, हम बात कर रहे हैं ना, तो मुंह बंद रखो अपना और जाओ यहाँ से। लेकिन नीव वहाँ से हिला नहीं। और जब मैंने इस शादी का विरोध किया तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही थी।
तभी इन्होंने देख लिया और हमें ले आए। यह नीति को उठाने जा रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया कि घर वाले परेशान हो जाएंगे। मैं सुबह सुबह सबके जागने से पहले ही यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ माँ, यह बिल्कुल सही कह रही है। तब जाकर निर्मला जी और रमेश बाबू थोड़ा शांत हुए, लेकिन बेटे को देखकर बार बार माँ का मन आशंकित हो रहा था। देखो, तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ वाकई बहुत गलत कर रहे हैं, पर हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हें अपने घर में नहीं रुकने दे सकती मैं। अदिति चुपचाप उदास नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी। ठीक है, अभी रुक जाओ, लेकिन सुबह 4:30 बजे के आसपास पहली बस खुलती है यहाँ से, तो चुपचाप उसी बस से निकल जाना तुम। अगर तुझे घर में नहीं देखेंगे तो तुम्हारे चाचा चाची भी ढूंढने लगेंगे और उनका शक सबसे पहले हमारे परिवार पर ही जाएगा, और हम तुम्हारी वजह से किसी भी परेशानी में नहीं फंसना चाहते, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। जी आंटी, तुम्हारे पास कोई बैग वगैरह भी है? नहीं आंटी, कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं नीति के कुछ कपड़े देती हूँ, लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर तुरंत नीति के कमरे में गई और वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी, तो नीति भी पीछे पीछे भाग कर आई। मम्मी, यह आप क्या कर रही हैं? उसका कोई नहीं है दुनिया में, तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? अरे, ये तो वह जाने, उसकी समस्या है। घर छोड़ते समय कुछ तो सोच समझ कर निकली होगी ना। अब वह जाने कहाँ जाना है, मैं कैसे बता सकती हूँ वह कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? माँ, क्यों न उसे अपने घर में रख ले? निर्मला जी ने थप्पड़ उठा लिया। मुंह बंद रख अपना, ज़्यादा आगे आगे बोलने की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बढ़िया है, दूसरों की चिंता करने वाले तुम दोनों भाई बहन को सब कुछ समय से पूरा होता है ना, इसलिए दिमाग इतना चलता है। अरे क्या ज़रूरत थी तुम्हें पता करने की? चुपचाप उसके साथ शादी हो जाती तो अपने ससुराल चली जाती, कुछ दिन का रोना गाना रहता, फिर खुद समझ जाती, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती। अरे कुछ नहीं तो कम से कम घर में इज्जत से तो रहती। अब इस तरह घर छोड़कर निकल गई तो क्या इज्जत रहेगी इसकी और उसके चाचा चाची की? माँ, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं, ऐसा सोच रखती हैं? कैसी बातें, कैसी सोच? और मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अरे जिस तरह हो वो भागी है, कौन सहारा देगा इसे? अगर किसी ने दिया भी तो क्या यह ठाठ से रह पाएगी, इज्जत से रहेगी? और अपना मुंह बंद रखो, इस समय मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं। तब नीति चुप हो गई और निर्मला जी एक बैग में कुछ कपड़े लेकर अदिति के पास आई। पहले नीति के कुछ कपड़े हैं, तेरे काम आएंगे, और कुछ पैसे रख लें अपने पास और चली जाना जितने जल्दी हो सके। और फिलहाल नीति को या घर में किसी को भी कॉल मत करना। जी आंटी। पर आंटी, अगर मेरे चाचा चाची पूछे तो प्लीज़ नहीं बताइएगा, वरना वे कहीं से भी मुझे ढूंढ निकालेंगे और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे। हाँ माँ, अदिति सही कह रही है। ठीक है, नहीं बताएंगे। अभी जाओ नीति के कमरे में तुम। अब अदिति नीति के कमरे में चली गई। निर्मला जी दोनों पति पत्नी भी अपने कमरे में गए, पर नींद किसी को भी नहीं आई। इधर अपने कमरे में लेटा नीव की आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी और दिमाग में अदिति और उसके बातें घूम रही थी। आंखों के सामने बार बार उसका रोता हुआ चेहरा आ रहा था और मन बेचैन हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई और चैन नहीं मिला तो उठकर खड़ा हो गया और वापस खिड़की पर आ गया। नीति और अदिति भी बेड पर लेटी थी, पर दोनों कुछ बातें नहीं कर रही थी। अदिति मन ही मन सोच रही थी आगे क्या होगा, कहाँ जाएगी। वहीं नीति मन ही मन जुगाड़ लगा रही थी, क्या करूं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मदद कर सकूं, उसे यहाँ से जाने से रोक लूं। कुछ देर बाद जब नीति को लगा कि अदिति सो गई, तब चुपचाप कमरे से बाहर निकली और मम्मी पापा के कमरे में आई। क्या हुआ नीति, क्या बात है, अब यहाँ क्यों आई है?
माँ, अदिति के बारे में सोच रहे हैं। वह कल कहाँ जाएगी? इसकी चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? यह तो उसकी मर्जी है, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगी। कुछ तो सोच समझ कर निकली होगी घर से। कोई तो रिश्तेदार अवश्य होंगे, वहाँ चली जाएगी, या नहीं तो मामा के घर। पर तुम जाओ अपने कमरे में, अभी यह बात करने का समय नहीं है। ऐसे ही टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही है। माँ, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। एक मामा का घर है, पर उनसे भी तो रिश्ता कब का टूट चुका है। बचपन में एक दो बार अदिति को लेने आए, तभी बहुत हंगामा हुआ और उसके चाचा चाची ने रिश्ता तोड़ दिया। तब उससे का आना जाना बंद है। कोई तो होगा, वहाँ चली जाएगी। माँ, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। नीव भाई अदिति को पसंद करता है। क्या? क्या कहा तुमने? भाई अदिति को पसंद करते हैं। हाँ तो? मैं बोल रही थी कि क्या? क्या बोल रही थी? अदिति की शादी भाई से कर देते। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही कई झापर निर्मला जी ने उनके मुंह पर रसीद दिया। नीति रोने लगी, लेकिन रमेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। बोलने से पहले एक बार सोचती भी नहीं है। अरे उसमें और तुम्हारे भाई में कोई मेल है? पसंद करने का क्या मतलब है? अरे जिस उम्र में दोनों है, उसमें तो ऐसी भावनाएं उमड़ना सामान्य बातें हैं। तो इसका मतलब क्या? शादी कर लेते हैं? और तुम्हें कैसे पता? किसने कहा? नीव ने कहा क्या? नहीं, मुझे तो भाई ने नहीं कहा, लेकिन किसी दोस्त को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। बेटे के हाव भाव देखकर तो निर्मला जी के दोनों पति पत्नी का भी जी धक धक हो रहा था, और अभी सच्चाई बाहर आ गई तो दोनों का परेशान होना लाजिमी था। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? एक काम करते हैं, अभी के अभी इस लड़की को बाहर करते हैं। जहाँ मन होगा जाएगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सुबह होते होते हम पर ही कुछ इल्ज़ाम लगा दे और मजबूरन हमेशा के लिए अपने घर की बहू बनाना पड़े इसे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलते हुए निर्मला जी उठ खड़ी हुई तो नीति ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ प्लीज़ अभी मत बाहर निकालो। सुबह सुबह वह चली जाएगी और मैं उसे जानती हूँ। वह कुछ गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। अगर लगाना रहता, कुछ करना रहता तो क्या इस तरह से घर से अपने चाचा चाची के खिलाफ नहीं बोलती। प्लीज़ अभी उससे कुछ मत कहिए। तब निर्मला जी शांत होकर बैठ तो गई, लेकिन मन में अभी भी बहुत अशांति थी। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ। नीति गई, तभी वहाँ नीव आ गया। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, पापा, आपसे कुछ बात करनी है। निर्मला जी का कलेजा धक से रह गया। जरूर यह उसी लड़की के बारे में बात करने आया होगा। हाँ बोलो। माँ, पापा, वह बहुत प्यारी लड़की है, प्लीज़ उसे घर से मत निकालिए। और वह कहाँ जाएगी? अरे ये तो उसे घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था। और कहाँ जाएगी यह सोचकर हम तो उसे नहीं रख सकते। उसके परिवार के साथ हमारी भी बदनामी होगी। अगर हम चाहे तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। उसका जीवन संवर जाएगा। हमने उसका जीवन संवारने का ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन माँ क्या क्या कहना चाहता है? मैं उसे पसंद करता हूँ। निर्मला जी अवाक हो गई। वहीं रमेश बाबू ने कहा, पसंद करता है तो क्या तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा दूँ, अपने घर की बहू बना लूँ? बोलते हुए एक बार फिर से थप्पड़ उठा लिए। वहीं बाहर से सुन रही नीति के चेहरे पर स्माइल आ गई। खुद के तो ठौर ठिकाने नहीं है, पेट तो दूसरे के भरोसे पल रहा है और प्यार हो गया है। शादी करनी है इनको। अरे तुझे शादी करनी है तो क्या दुनिया में लड़की की कमी है जो इससे शादी करोगे? आप शांत रहिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, निर्मला जी ने बीच बचाव करते हुए कहा। अरे तुम देख रही हो इसका मुंह कितना खुल रहा है। अभी पढ़ ही रहा है तो ऐसी बातें कर रहा है। कल को कमाने लगेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेगा? देख, तू भले ही से पसंद करता है, पर मैं इसके संग तेरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। पापा, आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? पहले आप पूरी बात तो सुनिए।
और मैं शादी की बात नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे पसंद है। और किसी को पसंद करना गलत बात तो नहीं है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, और इसे अपने घर में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिनों बाद मेरा दिल्ली में एग्ज़ाम है, मैं जाऊंगा, उसी के साथ इसे भी लेकर चला जाता हूँ। नर्स की ट्रेनिंग उसने ले रखी है, किसी अस्पताल में उसकी नौकरी लग जाएगी। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी आंखें फाड़ कर देखने लगे। देखिए तो कितना प्लानिंग करके रखा है, और हम सोच रहे थे कि हमारा बेटा कितना संस्कारी और सुशील है। लड़की के चक्कर में पड़ना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता है। और देखिए वह क्या क्या सोच रहा है, और क्या निकला। माँ, पापा, आप लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं उसके साथ शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मदद करना चाहता हूँ। वह अकेले कहाँ जाएगी, और कहीं निकल गए तो कल को कुछ उल्टा सीधा उसके साथ हो गया तो क्या हमें गिल्टी महसूस नहीं होगी। एक साथ दोनों भाई बहन कितने आदर्शवादी बन गए हैं। देख, हम इतने आदर्शवादी और महान नहीं हैं जो दुनिया के बारे में सोचते बैठे। लेकिन बेटे की बात सुनकर निर्मला जी को एहसास हो गया कि अभी इसे समझाना मुश्किल है, इसलिए वह शांत रही और बोली, ठीक है, हमें सोचने दो, और अभी जाओ आराम करो। इधर नीति के कमरे में लेटी अदिति सोच रही थी, पता नहीं घर से भागकर उसने सही किया या गलत। उसके यह कदम कितने घरों को बदनाम करेगी। और एक बार फिर से अपने कमरे में गए, लेकिन सबकी आंखों से नींद गायब थी, और इसी तरह सुबह हो गई। इधर सुबह सुबह सीमा उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलने गई तो अदिति नहीं दिखी। वह भागकर आई और पति कुंवर जी को जगाया। अरे उठो, यह लड़की तो भाग गई, कमरे में नहीं है। वह हड़बड़ाते हुए उठा। अरे, यह क्या कह रही हो तुम, कहाँ चली गई वो? और बंद कमरे में से वह निकली कैसे? पता नहीं, चलो उठो कर देखो जल्दी से। हे भगवान, मैं पहले ही जानती थी यह कुलक्षणी कुल खानदान का नाम डुबा देगी, और वही हुआ। दोनों पति पत्नी पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी नज़र खिड़की पर गई। देखो, उधर से कूदकर भागी है, लेकिन भागकर कहाँ गई होगी? अरे, यह बाद में सोचना, पहले तुम बाहर जाकर देखो। अगर वह उन सबको पता चल जाएगा तो हमारी खैर नहीं। पैसे के साथ साथ इज्जत भी जाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगा वो हमें। तब कुंवर जी बाहर भागे। इधर सीमा जी का माथा ठनका, कहीं यह लड़की अपनी सहेली नीति के घर तो नहीं गई है। और तुरंत नीति को फ़ोन किया। सो रही नीति का फ़ोन अचानक बजा तो चौंक कर उठी, और सीमा चाची का फ़ोन देखकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। हेलो नीति, अदिति तुम्हारे घर आई है? नहीं चाची, नहीं आई है। तो फिर कहाँ चली गई यह लड़की? 1 महीने बाद लखनऊ। मंजू निवास में आज खूब चहल पहल थी। रिश्तेदारों के साथ मेहमान का भी आना जाना शुरू हो गया था। जिसे देखो सभी इधर उधर भाग रहे थे, तैयारी करने में व्यस्त थे। और अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यस्त थी तो वह थी निर्मला जी और रमेश बाबू। हो भी क्यों नहीं, खुद ही घराती और बाराती जो थे, सारी तैयारी खुद ही देखनी थी, तो व्यस्तता ज़्यादा होना लाजमी थी। इधर कमरे में निर्मला जी हल्दी के रस्म की तैयारी कर रही थी। कल दिन में हल्दी की रस्म थी, और कल शाम को ही मेहंदी और संगीत भी। फिर परसों शादी। काम बहुत ज़्यादा था, समय कम, तो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, तैयारी कर रही थी। तभी कमरे में नीति आई और माँ के गले से झूल गई, और माँ को चूमते हुए कहा, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, हमारी बात सुनने के लिए, इस शादी के लिए तैयार होने के लिए, अदिति को मेरी भाभी बनाने के लिए। आप सच में बहुत अच्छी है माँ, लव यू। निर्मला जी मुस्कुराने लगी और बेटी की तरफ देखते हुए कहा, चल चल, अब इसमें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं। अरे, अपने बच्ची की खुशी से बढ़कर कुछ और होती है क्या? अरे, जिसमें बच्चों की खुशी उसमें हमारी भी खुशी। फिर वाकई उस लड़की में क्या कमी है?
चलो अब जाओ, अदिति के पास जाकर बैठो, मैं इधर जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। और भाभी सुनिए, ये नलिन कहाँ है? उसे बुलाइए जल्दी, ध्यान रखिएगा इस काम के घर में कहीं वो बाहर न निकल जाए। और हाँ, नीव का ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा, वह अभी फ़िलहाल अदिति के कमरे में न जाए। दोनों एक दूसरे को अब तब तक नहीं देखेंगे जब तक शादी न हो जाए। नीति ने जब सुना तो मुस्कुराते हुए भागी अदिति के पास, जहाँ अदिति अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। तो नीति पास बैठी और अदिति को मारते हुए कहा, ए, अब क्यों इस तरह गुमसुम उदास बैठी है? अब तो खुश हो जा बहन। सॉरी बहन नहीं, भाभी। अदिति हौले से मुस्कुरा उठी तो नीति ने केहूनी से मारते हुए कहा, हौले से क्यों मुस्कुरा रही है? दांत दिखा के हंसना। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाएगी। क्या तो खुश नहीं है? हाँ, पर थोड़ा डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है और किस बात से? अब तो मम्मी पापा भी खुशी खुशी तैयार हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, भाई तैयार है। वह तुमसे प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, फिर डरने की क्या बात है? नहीं यार, फिर भी एक अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे इतना मत घबरा, कल तक रुक जा, परसों तो सारी घबराहट दूर हो जाएगी। अदिति समझी नहीं और चौंक कर बोली, कैसे मतलब? मतलब ये कि मेरे भाई के साथ जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब जब प्यार से तुम्हें अपनी बाहों में भरेंगे, तुम्हारी आंखों में देखेंगे और कुछ कुछ करेंगे, तब देखना कैसे तेरी सारी घबराहट दूर हो जाती है। सुनकर अदिति उसे मारने लग जाती है। स्टूपिड, कुछ भी बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए यह बातें सब? अरे काहे का शर्म? वैसे बताओ ना, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? देख, मैंने इतना मेहनत किया, मम्मी पापा को कन्विंस किया, तो गिफ्ट देना तो बनता है। ऐसे तो तुझे मैं देखना भाई के कमरे में जाने नहीं दूंगी। सुहागरात के लिए जो सपने देख रही होगी ना, पूरे नहीं होने दूंगी मैं जब तक गिफ्ट नहीं निकालेगी। अदिति मुस्कुराती हुई बोली, बोल क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? अरे मैं तो जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, कर्जदार रहूंगी, कुछ भी दे दूं तो यह एहसान नहीं चुका सकती। अरे तू मेरा एहसान कम कर सकती है, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो। हाँ बोल ना, क्या चाहिए तुझे? बस कुछ नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे बुआ बना देना। अदिति शर्मा कर हंसते हुए उसे मारने लगती है। दोस्तों, क्या होगा? नीव और अदिति की शादी हो पाएगी या कुछ और हो जाएगा? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द अगला भाग अपलोड करूँगी। धन्यवाद।